रिच डैड पुअर डैड किसके लिए है ये किताब? ये किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली हैं उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस, आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब की देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी यह कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे, उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो ले नहीं सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहां तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो, उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता यह नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपये की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी
अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ने बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपये कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है। वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए, जरा लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसे आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट, संपत्ति और लायबिलिटीज, देनदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट, आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है ये किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट, और कैश फ्लो, पैसे का बहाव होता है। आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, पैसे का बहाव होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है, एक इनकम कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस खर्चा। ये आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज देनदारी। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा आदि। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। नीचे दिए गए डायग्राम में एरोज, तीर, हमें कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव बताती हैं कि आपके पास पैसा कैसे, वाव कहां से आ रहा है और वह कहां वो पाव कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो, गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऊपर डायग्राम जैसे होता है, मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा कार, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं है। आइए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है, वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं, और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है, वह वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज का कॉलम बचता है, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा असेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी, और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से
बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा काम कैसे करता है, उन्हें यह बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है, जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ाते जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। आप ऊपर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट का कॉलम कभी बढ़ चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है और उसके पास न के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा को बिजनेस शेयर, सरकारी बांड और रियल स्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह भी पैसा लगाते हैं, जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है, जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो लेखक को बिल्डिंग और जमीनें बहुत पसंद हैं, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे लेखक को बिल्डिंग और जमीनें बहुत पसंद हैं, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीजें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहां से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और माध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीजें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज खरीदनी है, तो वह पहले सोचते हैं किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़े और उस कमाई से वह उस महंगी चीज को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी, और जब वह कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है, वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहां पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप